नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंसल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। झारखंड में 43 विधानसभा सीट पर पहले चरण के लिए मतदान जारी। 10 राज्यों की 31 विधानसभा समेत वायनाड संसदीय सीट के लिए भी उपचुनाव। एनडीए समेत कुछ छोटे दलों की साख दांव पर। पीएम मोदी आज दरभंगा में करीब 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। मिथिलांचल और सीमांचल में होगा लाभ। झारखंड के सारठ और गोड्डा में प्रधानमंत्री करेंगे दूसरे चरण का चुनावी प्रचार। महाराष्ट्र में अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। जेएमएम, कांग्रेस समेत बाकी दलों की भी दिखेगी ताकत। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आज तय होगी गाइडलाइन। किसी को सजा देने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं अदालत। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम में भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी शामिल। एलन मस्क के साथ करेंगे सरकारी दक्षता विभाग की अगुवाई। फॉक्स न्यूज के होस्ट पीट हेग्सेथ होंगे अमेरिका के नए रक्षा मंत्री। और बुलेटिन में बात करते हैं चुनावों से जुड़ी हुई, बात करते हैं जनादेश की। तो बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव की। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जो पहला चरण है, आज 15 जिलों की 43 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। 31 सीट के 950 संवेदनशील बूथ को छोड़कर बाकी सभी जगह वोटिंग शाम 5 बजे खत्म होगी, जबकि संवेदनशील बूथों पर मतदान शाम 4 बजे तक होना है। इस चरण में 1,37,00,000 से अधिक मतदाता 73 महिलाओं समेत 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करने वाले हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने गणेश महाली मैदान में है। गढ़वा से मंत्री मिथिलेश ठाकुर, चाईबासा से दीपक बिरुआ, जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता, लोहरदगा से डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी, जेडीयू के सरयू राय और ईचागढ़ से आजसू के हरिलाल महतो चर्चित उम्मीदवारों में शामिल हैं। चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने की अपील की गई। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 200 कंपनियां जो है वो तैनात की गई हैं, जहां अंतर जिला सीमाएं भी सील की गई। नक्सली गतिविधियों को नाकाम करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में साझा अभियान चलाया गया। किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड विधानसभा चुनाव में लोगों से पूरे उत्साह के साथ वोट करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, झारखंड विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट देने जा रहे अपने सभी युवा साथियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। याद रखें, पहले मतदान फिर जलपान। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची के एक पोलिंग बूथ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। साथ ही उन्होंने जनता से मत का प्रयोग करने की अपील भी की। आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूँगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है कि लोकतंत्री व्यवस्था में कैसे काम किया जाए। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल का कायम कर रहा है। और ग्राउंड जीरो से हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झारखंड से अजीत द्विवेदी, कुमार आलोक और दिवाकर कुमार हमें
ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त रांची से दिवाकर कुमार हमारे साथ हैं और कोडरमा से कुमार आलोक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुमार आलोक, आपका रुख करना चाहूँगी। अगर हम कोडरमा की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहाँ का नज़ारा क्या है? कोडरमा में इस बार आरजेडी बनाम बीजेपी की लड़ाई है। कुमार, बिल्कुल, आप ये कहें कि जो बिहार के जो सीमावर्ती जिले हैं, बिहार से जो सटे हुए सीमावर्ती जिले हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, सीपीआई एमएल का गठबंधन है, तो जो सीटों का बंटवारा किया गया है खासकर इंडी गठबंधन के द्वारा, तो उसमें बिहार के जो सीमावर्ती जिले हैं उसमें आरजेडी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट उनको दिया गया है। इसके अलावा सीपीआई एमएल वो भी बिहार से सटे सीमावर्ती जिलों में उनका प्रभाव है, तो उनको महागठबंधन में टिकट दिया गया है। और कांग्रेस को उन सीटों पर टिकट दिया गया है जहां पे शहरी क्षेत्र है, और शहरी क्षेत्र में बिहार यूपी के जो माइग्रेटेड लोग हैं, जो आके यहाँ बस गए हैं, उनको टिकट दिया गया है। और जो ट्राइबल एरियाज है, जो प्योर ट्राइबल एरियाज है, वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पे कोडरमा का पूरा जो क्षेत्र है बिहार से सीमावर्ती जिला है, और यहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और आरजेडी और बीजेपी के समानांतर यहाँ मुकाबला है। और यहाँ पर कोडरमा की सांसद जो है अन्नपूर्णा देवी, जो पहले आरजेडी की यहाँ अध्यक्ष थी, स्पीकर भी रही थी, लेकिन वो बीजेपी के आज सांसद हैं। 2019 में वो निर्वाचित हुई थी, केंद्रीय मंत्री बनी थी, और फिर 2024 में भी वो कैबिनेट मंत्री बनी हैं, और महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी हैं। तो उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है, और हमने उनसे बातचीत की कुछ देर पहले जब वो वोटिंग करने गई थी। तो ये कोडरमा का जो एरिया है, जो बरही सीट है या चतरा सीट को दिया गया है एलजेपी को, यानी रामविलास पासवान की पार्टी, जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी को दिया गया है यह सीट। तो यहाँ पर ये सीमावर्ती जिला है, कोडरमा बरही हो, चाहे बड़का गांव हो, चाहे वो बरकट्टा हो, तो यहाँ पर आरजेडी और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। लेकिन आंचल, आपको मैं बताऊं कि झारखंड के इस पूरे चुनाव में दोनों ही पार्टियां जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, एनडीए में खासकर आजसू है, बीजेपी है, और जेडीयू है, और एलजेपी भी है, तो इनके विद्रोही जो प्रत्याशी है, जिन्होंने बागी प्रत्याशी होकर के नामांकन किया है, नामांकन उन्होंने वापस नहीं लिया। बीजेपी ने बहुत कोशिश की, कम से कम 70% अपने उम्मीदवारों को उन्होंने वापस अपना नामांकन वापस करवाया, लेकिन 30% जो उनके प्रत्याशी हैं, जो बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, उसी तरीके से आरजेडी के उम्मीदवार खड़े हैं। आपको बरही से, मैं अगर बरही बिल्कुल पास में है, बरही से उमाशंकर सिंह जो कांग्रेस के टिकट पर विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया, और वो भी वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। तो आप देखिए कि इंडी गठबंधन की हम बात करें कि एक तरफ राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गठबंधन तार है। यहाँ पर सीपीआई और सीपीएम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, आरजेडी और कांग्रेस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि छतरपुर और विश्रामपुर दो ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा कुंभा जो है इंडी गठबंधन का, बात करें जहां से बिल्कुल बाबूलाल मरांडी जी कुमार, तो पूरा कुंभा जो इंडी गठबंधन का है काफी बिखरा हुआ नजर आता है, इसीलिए राह आसान नहीं होगी इस बार उनके लिए। आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि हमारे साथ दिवाकर भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात की जाए, वो कितनी हावी होती हुई आपको तमाम अन्य मुद्दों के साथ यहाँ नजर आई जब हम झारखंड में चुनावी अभियान की बात करते हैं? और इस वक्त अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो कितना मतदान प्रतिशत हो चुका है? देखिए, शुरुआती जो 2 घंटे के रुझान हैं आंचल, वो आ चुके हैं, और अभी थोड़ी देर पहले सीओ कार्यालय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, और 13.04% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो ये एक अच्छा रुझान कहा जा सकता है कि पिछले 2 घंटे में जो मतदान हुआ है वो बहुत ही बेहतर है। लेकिन इसमें आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो जो ग्रामीण इलाके के आंकड़े हैं जो आ रहे हैं वो बहुत उत्साहजनक आंकड़े हैं। शहरी इलाके के जो आंकड़े हैं वो थोड़े से हम कह सकते हैं कि निराशाजनक है, क्योंकि रांची में जो ज़्यादातर सीटों पर जो मतदान है वो करीब 11% के आसपास हुआ है। लेकिन आप सरायकेला, खरसावा, जो कोल्हान का इलाका है, उसमें ईचागढ़ चले जाएँ, खरसावा चले जाएँ, सरायकेला चले जाएँ, जो इन तमाम इलाकों में, या फिर रांची के जो ग्रामीण इलाके हैं, हजारीबाग में चले जाएं, या पलामू के रीजन में जो ग्रामीण इलाके में, तो ज़्यादातर जगहों पर जो मतदान का प्रतिशत है वो करीब 15% के आसपास पहुंच गया है। तो अभी तक जो शुरुआती 2 घंटे का रुझान हमारे पास आया है उसमें निश्चित तौर पर
ग्रामीणों का उत्साह जो है वो शहरी इलाकों के मतदाताओं पर भारी पड़ा है। लेकिन अब धीरे धीरे शहरी इलाकों में भी सुबह में भी भीड़ थी, लेकिन वो शुरुआती एक आध घंटे बाद वो भीड़ थोड़ी सी छटती दिखी थी। लेकिन अब फिर से एक बार जो शहरी इलाके के भी मतदान केंद्र है वहां पर भी मतदाताओं की भीड़ उमड़ने लगी है। तो कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रयास किया है, जो मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटी की व्यवस्था की गई है तमाम मतदान केंद्रों पर, उसका निश्चित तौर पर अब असर होगा और धीरे धीरे ये मतदान का जो प्रतिशत है वो आगे बढ़ेगा। दूसरी बात जो आप एक सवाल आपने किया था कि किस तरीके से जो मतदाताओं के मन में क्या कुछ है। मतदाताओं से जब हम सुबह में भी बात कर रहे थे, जब वो मतदान देकर कर निकले थे, तो उनके मन में 2-3 मुद्दे जो सबसे अहम था मुद्दा कि सरकार वो उसी को बनाएंगे जो विकास की बात करेगा, जो विकास उनके लिए करेगा। सबके मन में यही सोच। हमने हर पीढ़ी के लोगों से बात किया, बुजुर्गों से बात की, महिलाओं से बात किया, यूथ से बात किया और एक मिडिल एज ग्रुप का जो लोग होता है, तमाम लोगों से हमने बात की। तमाम लोगों के मन में एक ही चीज है कि हम ऐसी सरकार को चुनेंगे जो भ्रष्टाचार से दूर रहेगा, जो सिर्फ चुनावी वायदे नहीं करेगा और विकास की बात करेगा। तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि लगातार जो झारखंड में चुनावी मुद्दे रहे थे, वो भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ एक अहम मुद्दा रहा है, पिछले 5 सालों में किस तरीके से झारखंड पीछे गया है। तो ये तमाम मुद्दे झारखंड के चुनाव में छाए रहे हैं। और ऐसे में जब हम मतदाताओं से बात करते हैं तो जो वो इनडायरेक्ट तरीके से जो उन्होंने साफ तौर पर कहा, तो इससे हमारे दर्शक भी समझ जाते हैं कि उनकी कहने की इच्छा क्या है और वो चाहते क्या है। जी आचार्य कुमार, चलिए अजीत के पास भी चलेंगे, लेकिन कुमार से एक सवाल मैं पहले लेना चाहूंगी। कुमार, इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए, जिसमें कई जो तमामी चुनावी विश्लेषक हैं उनका मानना है कि मैया योजना कहीं ना कहीं बहुत अहम साबित हो सकती है इंडी गठबंधन के लिए, लेकिन क्या यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक जो क्रांतिकारी मोर्चा है, क्या वो खेल बिगाड़ सकती है, यानी कि इस तरह की छोटी पार्टियां? आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया और ये मैं बोलने वाला था। जयराम महतो एक युवा है और काफ़ी कम उम्र के हैं और इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर अभियान चलाया है अपनी पार्टी को JKLM को लेकर के, तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में वो गिरिडीह से जब वो चुनाव लड़े थे तो 3.5 लाख वोट उन्होंने लाया था अपनी पार्टी की ओर से, और लोकसभा के पूरे चुनाव में उनकी पार्टी ने 8.5 लाख से ऊपर वोट लाया था। और यहाँ पर जयराम महतो एक बहुत बड़े, आप कहें कि तीसरा मोर्चा यहाँ पर बने हुए हैं और इससे दोनों ही पार्टियों को नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा या महागठबंधन के है उनको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि सुदेश महतो एक बहुत बड़े चेहरा है। महतो कुर्मी जाति होती है और यहाँ पर 17 से लेकर 18% उनका वोट है, यानी कि आदिवासी ट्राइबल के बाद सबसे ज्यादा वोट यहाँ महतो कम्युनिटी के है। तो जयराम महतो एक युवा चेहरा है और एक अपीलिंग चेहरा है और यहाँ पर वो दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। और खासकर सुदेश महतो जो एक तरह से बहुत बड़े नेता थे, आज जो ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन की उनकी जो पार्टी थी और बीजेपी ने उनको 10 सीट यहाँ पर दिया है चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन के तहत, तो उनका खेल वो बिगाड़ सकती है। और साथ साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े बड़े जो महतो नेता हैं उनको आगे करके हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 17% वोट कम नहीं होता है। तो जयराम महतो दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि परिणाम अब 23 तारीख को परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जयराम महतो इज अ थर्ड फोर्स इन झारखंड। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप उनकी मौजूदगी को नकार नहीं सकते जब इस बार के विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं। अजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, खास तौर पर कई हमने इंपॉर्टेंट सीट्स का जिक्र किया जिसमें सरायकेला भी है, जहां से कोल्हान टाइगर माने जाते हैं चंपई सोरेन, और अब वो भाजपा के चुनावी टिकट पर चुनावी मैदान में है। क्या भाजपा के लिए इस बार तुरुप का इक्का साबित होंगे? बिल्कुल आंचल, देखिए अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो कोल्हान में जो था वो बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब था, यानी कि 14 जो सीटें हैं उसमें से बीजेपी को कोई भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। और चंपई सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और यहाँ पर इस क्षेत्र में उनका काफ़ी प्रभाव है। यहाँ के वो टाइगर माने जाते हैं कोल्हान क्षेत्र के। तो कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर फ़र्क पड़ेगा और इस फ़र्क को कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए, इस फ़र्क को लाने के लिए बीजेपी ने चंपई सोरेन को जो है वो अपनी पार्टी में शामिल किया है। और चंपई सोरेन के साथ साथ जो बाबूलाल सोरेन उनके जो बेटे हैं दोनों ही मैदान में हैं और कहीं ना कहीं देखिए प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है, क्योंकि चंपई सोरेन जो है अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में वो पहली बार जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा जो है दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा का भी प्रश्न ये बन चुका है कि पूरी जो राजनीतिक विरासत थी उसके उलट वो अब नई राजनीतिक विरासत खड़ी कर रहे हैं।
अब उनके समर्थक किस तरीके से उनका सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से उनको इस चुनाव में जो है सहयोग करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में, और यही कारण रहा है कि उनको हालांकि सीएम बनाया गया, लेकिन बहुत ही जल्दी उनसे इस्तीफा ले लिया गया, और उसका एक सेंटिमेंट जो है वहाँ पर लोगों का हर्ट हुआ। जो उनके समर्थक हैं उससे वो दुखी थे, और कहीं ना कहीं इसी कारण से उन्होंने फिर बीजेपी ज्वाइन की। तो वो अगर सेंटिमेंट काम कर जाता है, और अगर यहाँ पर 2 से 3% वोट भी जो है वो अगर मूव करता है बीजेपी की तरफ, तो एक बड़ा गेम चेंजर जो है कोलान क्षेत्र में ये साबित हो सकता है। तो चंपी सोरेन और उनके जो बेटे हैं वो यहाँ पर लगातार किसी कैंपेनिंग करते आए हैं, लगातार यहाँ पर वो उन्होंने पूरा फोकस यहाँ पर किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चुनाव जो है सिर्फ जीत हार का नहीं है, एक कहीं ना कहीं चंपी सोरेन उनके परिवार की राजनीतिक विरासत का भी है, उनकी प्रतिष्ठा का भी है। तो आगे किस तरीके से उनका और उनके बेटे का जो राजनीतिक करियर होगा उस पर भी पूरा फोकस रहेगा। तो ये चुनाव तमाम फैक्टर डिसाइड करेगा, और इसलिए चंपी सोरेन की पूरी कोशिश है कि यहाँ से ज़्यादा सीटें जो है कोलान क्षेत्र से जीत कर आए, और जिससे कि वो मजबूती के साथ जो है आगे बढ़े राजनीति में, और जिस तरीके से अपना प्रभाव उनका रहा है यहाँ पर पहले, उस प्रभाव को अपना बरकरार रखें। और ये हालांकि ये बिल्कुल, और ये चुनाव अगर हम देखें यहाँ पर कैंपेनिंग के दौरान कि बड़ी भीड़ जुटती आई है। बिल्कुल दिवाकर, क्योंकि आप लगातार कई समय से झारखंड की राजनीति को बहुत करीब से समझते आए हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं हेमंत सोरेन की, उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि कई आरोप उन पर लगे हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, परिवारवाद से जुड़े हुए। तो क्या सरना कोड बिल, जिसे वो यहाँ की विधानसभा में पास करा चुके हैं, लेकिन अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है, क्या ये उनके लिए बहुत अहम साबित हो सकता है इस बार दोबारा सत्ता में आने के लिए? चल रहा है, भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है, उसके बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है। अब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आनन फानन में 2 दिन पहले परसों अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, साइलेंट पीरियड के दौरान कांग्रेस की ओर से कल मैनिफेस्टो जारी किया जाता है। उस मैनिफेस्टो में साफ तौर पर कहा जाता है कि हम सरना धर्म कोड लेकर आएंगे, और उनको उन्होंने जिस तरीके से मैया योजना की बात आप आंचल कर रहे थे कि मैया योजना किस तरीके से लिए उनके संजीवनी साबित होगा क्या, तो सरना धर्म कोड का जो इन्होंने नारा दिया है ये भी इनके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह ही है। क्योंकि झारखंड की अगर बात करें ना, मैं आपको एक मिनट, क्योंकि रांची की सफल होते हैं। बिल्कुल दिवाकर, क्योंकि मैंने मैया योजना का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यही गेम चेंजर, यूं कहें कि बूस्टर डोज साबित हुई थी जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। बिल्कुल, अगर आखिरी चरण का जिक्र करूं मैं तो लाडली बहन योजना जी निश्चित, एकदम निश्चित तौर पर देखिए, इसीलिए जो आप दोनों पार्टियों का अगर इंडी गठबंधन के मैनिफेस्टो की बात करें या फिर इनके मैनिफेस्टो की बात करें, जी कहिए, अपनी बात कीजिए। कांग्रेस ने और जेएमएम और आरजेडी का जो मैनिफेस्टो है, इन्होंने जब कंबाइंड अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें मैया योजना के तहत उन्होंने अब 1000 की बात नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे महिलाओं को। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, पंचप्रण जो जारी किया गया है, उसमें उन्होंने गोगो दोदी योजना की बात की है कि महिलाओं को हम 2100 रुपये प्रति महीने देंगे। और ये बेसिकली इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड में जो है ना, वो महिला अस्मिता का मुद्दा उठा रही है कि कैसे आदिवासी बहनों को सशक्त किया जा सकता है, महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। वैसे में वो गोगो योजना जैसी योजनाओं का प्रण लेकर आए हैं, जिसको वो पूरा करेंगे। और हम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि जो वो चुनावी वादे करते हैं 2014 से 19 के दौरान उन्होंने जिस तरीके से चुनावी वादे किए थे उसे पूरा किया। एक चीज और जो उनके चुनावी वादे में है वो है कि 50 लाख रुपए तक की जो महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी होगा वो मात्र 1000 रुपए में, 1 रुपए में उसकी रजिस्ट्री होगी। तो ये 2-3 जो पंचप्रण भारतीय जनता पार्टी ने अपने जारी किए हैं उसका भी इंपैक्ट होगा, और जो इंडी गठबंधन की ओर से जो 7 सूत्र का फॉर्मूला दिया गया है उसका भी एक इंपैक्ट होगा। लेकिन उसमें मैया योजना और जिसकी बात आप सरना धर्म कोड कर रहे हैं, इसका भी इंपैक्ट जरूर निश्चित तौर पर दिखेगा। लेकिन अब चूंकि आज पहले चरण में जो 43 सीटें, एक तरीके से हम कहें कि आधा से ज्यादा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, तो इससे एक तरीके से रिफ्लेक्शन भी दिखेगा कि अब जो सेकेंड फेज का चुनाव जो कोयलांचल के इलाके में शिफ्ट करने वाला है और संथाल के इलाके में, उसका भी इंपैक्ट और रिफ्लेक्शन उधर दिखेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहुंच रहे हैं और संथाल में आज वो हुंकार भरेंगे, 2-2 जगहों पर उनकी रैली है। तो कह सकते हैं कि उसके बाद जो एक चुनाव का मूड है वो भी झारखंड में बदलेगा। और हम देख सकते हैं कि राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश, वो भी अपने वोट को कास्ट करते हैं। एक बहुत ही संक्षिप्त सवाल मुझे कुमार आलोक से पूछना, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगी। कुमार, अगर हम समझें, क्योंकि झारखंड एक आदिवासी
बहुल राज्य है। यहाँ पर चुनाव चिन्ह को बहुत महत्वता दी जाती है, खासतौर पर अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए जहाँ पर जो जेएमएम का चुनाव चिन्ह है उससे लोग जुड़ते हुए नजर आते हैं। क्या कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर और गेम चेंजिंग डिसाइडिंग डेसिसिव फैक्टर माना जाएगा इस बार के विधानसभा चुनाव में? कुमार, आचल, ये तो तय है। आप जो झारखंड में जो लोकल पार्टीज है, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष है, कांग्रेस का हाथ छाप है, बीजेपी का कमल है, उसी तरीके से आजसू का जो एनडीए गठबंधन के है उनका केला छाप है, बनाना है, और जदयू का तीर छाप है, एरो। लेकिन जदयू चूंकि नेशनल पार्टी नहीं है, इसलिए दो जो उनके प्रत्याशी खड़े हैं, तमाड़ से राजा पीटर और जमशेदपुर वेस्ट से सरयू राय, इन दोनों को सिलेंडर छाप मिले, गैस का सिलेंडर छाप मिला है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूं कि कोल्हान क्षेत्र में मैं 20 दिन तक रहा, और कोल्हान में जो जमशेदपुर ईस्ट वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जितने भी बड़े बड़े स्टालवर्ट्स है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के, आप माने कि अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ रही है, मीरा मुंडा पोटका विधानसभा क्षेत्र से, चंपई सोरेन सरायकेला से लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ वही उम्मीदवार है जो कभी बीजेपी का उम्मीदवार होता था, गणेश मोहाली, सरायकेला। यस, सरयू राय बहुत बड़ा नाम है। सरयू राय आप उनको हल्के से नहीं आंक सकती हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में रघुवर दास को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे उनको हराया था। और आप 1990 की दशक की बात करें, जब लालू यादव का उदय नहीं हुआ था, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर में जो 4 नाम तैर रहे थे उसमें लालू यादव के साथ सरयू राय थे, रघुनाथ झा थे और रामसुंदर दास थे। तो सरयू राय बहुत बड़ा नाम है, सरयू राय भी फंसे हुए हैं। और अर्जुन मुंडा आप कह लें, वो आप कह लें, चंपई सोरेन कह लें, सरयू राय कह लें, और रघुवर दास की प्रतिष्ठा, यानी रघुवर दास जो उड़ीसा के राज्यपाल है, कभी मुख्यमंत्री थे वो झारखंड के, पूर्णिमा साहू, कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनको अपनी इतने रेबल इतने हाँ जी बोलिए नहीं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये लोग जो बड़े नेता हैं, ये बड़े नेता है झारखंड के, तो ये अपने ही क्षेत्रों में सिमट के रह गए हैं, क्योंकि इनको अपने कैंडिडेट को जिताना है। या अगर चंपई सोरेन नहीं जीत पाए तो उनका राजनीतिक करियर गड़बड़ा सकता है, रघुवर दास अपनी बहू को नहीं जिता पाए तो उनका करियर गड़बड़ा सकता है, अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, तो ये लोग अपने क्षेत्र में सिमट के रह गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। और जो बागी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस, महागठबंधन और बीजेपी। चलिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आप बता रहे हैं कि जो ये तमाम बड़े नाम थे वो अपने ही इलाके में सिमट कर रह गए, और अगर यहाँ से वो नहीं जीतते तो कहीं ना कहीं राजनीतिक करियर जो है उस पर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़ पर न्यूज़ एट 10। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार की, जहां आज 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। ये उपचुनाव बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ सीटों पर हो रहे हैं। इन सभी सीटों पर जीते विधायक लोकसभा सांसद बन चुके हैं। उपचुनाव में शामिल 4 में से 3 सीटें पहले लालू प्रसाद की पार्टी RJD के पास थी, जबकि एक सीट इमामगंज NDA के पास। यहाँ से विधायक जीतन राम मांझी थे। अब यहाँ NDA के उम्मीदवार के रूप में उनकी बहू दीपा मांझी
चुनावी मैदान में हैं और इन 4 सीटों पर कुल 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। इनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में बंद होगा। इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी मैदान में है। प्रशांत किशोर की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। और बिहार के गया से मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मधुरेश, बिहार के उपचुनाव का रंग किस तरह से है? कैसे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए? जी देखिए, आज 4 सीटों पर मतदान हो रहा है और सुबह से ही जितने भी बूथ हैं उन पे बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज सुबह से 3-4 मतदान केंद्रों पर जा चुका हूं और वहां पर महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। महिलाओं की कतार सबसे ज्यादा है। मैं अभी बेलागंज के जिस बूथ पे खड़ा हूं, यहाँ पे भी महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है और बेलागंज विधानसभा सीट पर सुबह 9 बजे तक लगभग 9.5% के आसपास तक मतदान हुआ है। और यहाँ जो कैंडिडेट हैं उनमें मनोरमा देवी जदयू की तरफ से खड़ी हैं और राजद की तरफ से विश्वनाथ प्रसाद यादव खड़े हैं। उनके पिता सुरेंद्र यादव के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो निश्चित रूप से जो टक्कर है वो सीधे सीधे मनोरमा देवी और विश्वनाथ यादव के बीच में है। लेकिन इसमें ये जो पूरा फैक्टर है, इस बीच में कहीं ना कहीं जनसुराज भी एक बड़ा फैक्टर निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि जनसुराज ने सफाई से यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, जिसके बाद जो महागठबंधन का एमवाई फैक्टर था वो अफेक्टेड हुआ है, जिसके कारण जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था यानी 11 नवंबर को खुद लालू प्रसाद यादव को इस विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आना पड़ा। इसके अलावा नीतीश कुमार भी इस क्षेत्र में प्रचार कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है, जो विधानसभा सीट है, ये एनडीए के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है और राजद और जो महागठबंधन है उसके लिए नाक का सवाल बनी है। साथ ही मधुरेश, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी पहली बार जन स्वराज की अगर बात की जाए, वो पहली बार चुनावी मैदान में है, किस तरह का रिस्पॉन्स आपने वहां पर देखा मतदाताओं के बीच इस पार्टी को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशांत किशोर है वो बहुत अच्छे एक पीआर मैनेजर भी हैं और अब अपनी खुद की पार्टी उन्होंने लॉन्च की है। तो सबसे पहला इफेक्ट इसका ये देखने के लिए मिल रहा है कि गांव-गांव तक लोगों को ये कम से कम जानकारी है कि एक नई पार्टी आई है जिसका नाम जनस्वराज है। वो भले ही प्रशांत किशोर को नहीं जान रही हो, वो भले ही जनस्वराज को पूरी तरीके से नहीं जान रही हो कि जनस्वराज का मैनिफेस्टो क्या है, वो किस बेसिस पे आगे बढ़ने वाली है, लेकिन कम से कम लोगों को ये जानकारी है कि एक नई पार्टी आई है। और उसमें जो मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़ा किया गया है, खास करके बेलागंज में मुस्लिम कैंडिडेट देने का बेनिफिट ये हुआ है कि यहाँ पर मुस्लिम और यादव 2 बड़े अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं यहाँ पे वोटिंग में, और मुस्लिम कैंडिडेट जो है उनकी संख्या कहीं ना कहीं जो है वो बेलागंज जो सीट है उस पे 20% से ज्यादा अफेक्टिंग है। तो यही कारण है कि यहाँ पर जनसुराज को लेकर के थोड़ा सा अवेयरनेस भी है और जो मुस्लिम फैक्टर्स जो महागठबंधन की तरफ इंक्लाइन होता था वो बढ़ता हुआ भी दिखता है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा। बिहार की 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव जारी है और इस पर हम ज़्यादा जानकारी आपसे आगे भी बुलेटिन्स में लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ पर न्यूज़ एट 10। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। राजा आओ आओ आया। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है। घर में या ब्रांच में
आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट बुधनी और विजयपुर की, जिस पर आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। दरअसल बुधनी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट रही है। शिवराज पहली बार 1990 में यहाँ से विधायक बने थे। इसके बाद मुख्यमंत्री रहने के दौरान 2006 से 2023 तक लगातार यहाँ से विधायक चुने गए। लोकसभा चुनाव में विदिशा सीट से जीत के बाद शिवराज ने बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। उनके लिए विदिशा लोकसभा सीट छोड़ने वाले रमाकांत भार्गव को भाजपा ने बुधनी से टिकट दिया। कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया। बात विजयपुर सीट की करें तो इस बार बीजेपी की तरफ से यहाँ राज्य के वन मंत्री रामनिवास रावत मैदान में है। कांग्रेस ने उनके सामने मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि विजयपुर की जनता 6 बार के विधायक और दल बदल के बाद वन मंत्री बने रामनिवास रावत को चुनती है या फिर कांग्रेस पर जताती है भरोसा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में हो रहे उपचुनाव में लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की है। बुधनी और विजयपुर के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मतदान लोकतंत्र में हम सबका परम कर्तव्य है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है और हम वोट के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और इसलिए मेरी आपसे अपील है, मतदान जरूर कीजिए, वोट जरूर डालिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी आज बुधनी के अपने ग्राम जैत में मतदान किया और मतदान के दौरान कतार में अपनी बारी का इंतजार करते हुए वो नजर आए। कार्तिकेय सिंह चौहान से डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप लंबी लंबी कतारें देख पा रहे हैं। बुधनी का मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र है जैत गांव, जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र भी है। और उस जैत गांव में वोटिंग को लेकर जो उत्साह जो है वो आप देख पा रहे हैं इन लंबी लंबी कतारों में। और आदर्श मतदान केंद्र ये बनाया गया है। आदर्श मतदान केंद्र जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम सुविधाएं जो हैं वो होती हैं। कार्तिकेय चौहान जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सुपुत्र हैं। कार्तिकेय जी, क्या मुद्दे, क्या लगता है आपको बुधनी की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है? एकमात्र मुद्दे पर बुधनी की जनता हमेशा से चुनाव में वोट डालती आई है, वो विकास रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की भी यही योजना रहेगी, विकास के आधार पे जनता के बीच में जाना। लंबे समय से आपके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, इस बार अब तो सांसद हो गए हैं विदिशा के, लेकिन क्या लगता है आपको जैत में से कौन से वो काम हुए हैं जो जनता याद करेगी? देखिए, जैत ही नहीं, केवल बुधनी की मैं बात करता हूँ। पूरी बुधनी विधानसभा में जनहितकारी योजनाओं की शासन है। सड़क, बिजली, पानी, मूल बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। बुधनी वो सीट जहां से लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान विधायक चुनते आए और उसके बाद मुख्यमंत्री वो लगातार यहां से बने और अब सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी और उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट की अगर बात करें तो विजयपुर सीट भी लगातार कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन वहां पर रामनिवास रावत जो कांग्रेस से लगातार वहां जीतते थे वो इस बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये दोनों सीट बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस का दावा है कि ये दोनों सीट कांग्रेस जीतेगी। लेकिन मुद्दे जनता के स्थानीय हैं जिनको ध्यान में रखकर ये मतदाता जो हैं वो वोट डाल रहे हैं।
और मध्य प्रदेश के बुधनी से ही हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आदित्य, सुबह जब आप हमारे साथ जुड़े हुए थे नया सवेरा में, तो आप एक आदर्श मतदान बूथ पर थे, अभी भी आप वहीं पर खड़े हुए हैं और जिस तरह से यहाँ पर लंबी कतारें हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि लोग अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर्स, महिला वोटर्स जो यंग ब्लड है, अगर उनकी आपसे बात हुई है तो किस तरह का रिस्पॉन्स आप देखते हैं आज की इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर? थोड़े से मुद्दे बदले हुए हैं आंचल। हम एक चीज़ बताएं आपको, युवाओं से जो हमने बात की, युवा रोजगार के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। जो स्थानीय स्तर पर बुधनी और आसपास के इलाकों में जो रोज़गार को लेकर जो कुछ काम अगर हुए हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार ने, केंद्र की सरकार के अगर कुछ काम हैं और उसको लेकर उनके मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं युवा बता रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं की अगर बात करें तो कई योजनाएं जो सरकारों की तरफ से चलाई जा रही वो तो है, और विपक्ष ने भी लगातार अपनी तरफ से प्रचार किए हैं। विपक्ष के कई दावे और वादे रहे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वोटर जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है आंचल, और वोटर खुलकर इस मतदान केंद्र पर दरअसल बोल भी नहीं रहा है। और वो जब मशीन के सामने पहुंच रहा है ना, मतलब जब वो ईवीएम पर अपनी बटन दबा रहा है तो उसके सामने प्रत्याशियों की लिस्ट है उस ईवीएम पर, और वो उस प्रत्याशियों का नाम देखकर ही अपना मत दे रहा है। ये मानकर चलिए कि इस बार जो वोटर यहाँ आ रहा है बहुत फोकस्ड दिखाई दे रहा है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, बड़ा फोकस्ड दिखाई दे रहा है। कोई इफ एंड बट्स उसके दिमाग में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखिए, चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है और चुनाव आयोग की तैयारियां भी बड़ी जिसे कहें कि अच्छी जिसको नजर आ रही है वो हम कह सकते हैं। ये जो मतदान केंद्र है, पूरा एक टेंट लगाया गया है जहां पर जो मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं उनको धूप का सामना ना करना पड़े, परेशानी ना हो, पीने का पानी उनके लिए यहाँ उपलब्ध हो, क्योंकि समय समय पर सुबह बहुत ज़्यादा एकदम लंबी लाइन थी जहाँ वोटर्स बहुत ज़्यादा मौजूद थे। लेकिन धीरे धीरे हम सिलसिला देखते हैं, कभी एकदम से पुरुषों की लाइन बड़ी हो जाती है, कभी महिलाओं की लाइन बड़ी हो जाती है, क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया, अब करीब 10:30 बज रहा है, घर के कामकाज भी शुरू हो जाते हैं, तो कुछ महिलाएं घर के कामकाज में भी व्यस्त हो जाती। लेकिन हाँ, सुबह के वक्त महिलाओं की बड़ी लंबी कतार यहाँ देखने को मिल रही थी। चल एक चीज़ और, मध्य प्रदेश की इन 2 सीटों का अगर मैं थोड़ा सा आपको समीकरण बताऊं तो बुधनी सीट दरअसल बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पिछले कई वर्षों से यहां से विधायक चुनते रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। विजयपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट कहलाती थी, लेकिन इस बार विजयपुर में जो 6 बार से लगातार रामनिवास रावत चुनाव जीत रहे थे वो बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने वहां पर मल्होत्रा जो है उनको टिकट दिया है, वो भी बीजेपी से बागी होकर 23 के चुनाव में निर्दलीय थे। लेकिन समीकरण थोड़े से अलग हैं विजयपुर की। अगर खास तौर से अगर बात करूं तो कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे और वादे तो हैं, लेकिन 23 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा इन दावे और वादों पर जनता किस पर मोहर लगाती है। बिल्कुल, और साफ तौर पर मध्य प्रदेश की जनता किस मुद्दे को सबसे अहम तौर पर जहन में रखकर वोट करने निकली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज बुधनी और विजयनगर की जो तमाम 2 अहम सीटें हैं वहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, और ऐसा ही एक उपचुनाव केरल में भी हो रहा है। वायनाड संसदीय सीट पर भी आज उपचुनाव है, जहाँ कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। साल 2008 में बनी वायनाड सीट शुरुआत से ही कांग्रेस की सुरक्षित सीट रही। 2009 से कांग्रेस लगातार यहाँ से जीतती आई है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग और वोट शेयर घटने के बावजूद कांग्रेस यहाँ से जीती। प्रियंका का मुकाबला राज्य के सत्तारूढ़ एलडीएफ सत्यन मुकेरी और भाजपा की नव्या हरिदास के साथ है। और केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास ने कांग्रेस पर हमला बोला। नव्या हरिदास ने कहा कि कांग्रेस इस बार किट, पैसा, शराब सब कुछ देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। People of this community need a person who can work with them in the ground level, and those who can address their issues in the parliament as well to find a solution. And as you said, the Congress is trying to influence the voters by providing kits this time, providing money, liquor, everything, because there is a fear factor for Congress that they are going to lose this election. और कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के मतदान केंद्र का दौरा किया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जनता का प्यार और स्नेह उन्हें मिलेगा और हर कोई अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर मतदान करेगा।
I think it's the day for polling right now, and I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out and votes. आपको बता दें कि झारखंड में 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों के लिए 9 बजे तक 13% मतदान हुआ। राज्य की सिमडेगा के अगर हम देखें तो सबसे अधिक 15% से ज़्यादा, जबकि पूर्वी सिंहभूम में सबसे कम 11.25% मतदान दर्ज किया गया है। विधानसभा इलेक्शन फेज 1 जो कुल 43 विधानसभा क्षेत्र में आज हो रहा है, इसमें कुल पोलिंग स्टेशंस 15,344 हैं। 9 बजे तक का अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट 13.04% है। सबसे अधिक ईचागढ़ में 15.26%, उसके बाद मझगांव में 15.24%, बरही में 15%। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के रण में तमाम दलों के दिग्गज अपने अपने दलों के पक्ष में चुनावी प्रचार को धार दे रहे हैं। राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की कमान आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र की 3 जगहों पर पार्टी के चुनावी प्रचार को धार देंगे और सबसे पहले अमित शाह धुले जिले की शिंदखेड़ा विधानसभा सीट पर दादा साहब सावल नॉलेज सिटी दोंडा आइचा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद अमित शाह जलगांव जिले की चालसी गांव विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की वो अपील भी करेंगे और उसके बाद अमित शाह राज्य की परभणी जिले के जिंतूर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर मतदान किया जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों गठबंधनों की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र सामने आने के बाद दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। आज भी उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत एमवीए के तमाम नेता राज्य में अपना प्रचार अभियान जारी रखेंगे। महाविकास अघाड़ी ने अपने वचन पत्र में कानून व्यवस्था और निवेश से जुड़े कई मुद्दे मतदाताओं के सामने रखे। वहीं कांग्रेस भी प्रचार में पीछे नहीं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र में 2 चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं और सबसे पहले वो लातूर में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद सोलापुर जिले के अक्कलकोट में चुनावी जनसभा भी। और अब बात प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दरभंगा में होंगे। दरभंगा में प्रधानमंत्री एम्स के निर्माण के लिए भूमि पूजन सहित सड़क, रेल और ऊर्जा क्षेत्र की 25 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिसकी वजह से मिथिलांचल और सीमांचल को काफी फायदा होने वाला है। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्रों में 13 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में बहुप्रतीक्षित एम्स के निर्माण का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। करीब 188 एकड़ भूमि पर बनने वाला दरभंगा एम्स बिहार का दूसरा एम्स होगा। 750 बेड की क्षमता वाले इस एम्स के निर्माण पर 1261 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो अगले 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। दरभंगा एम्स में अस्पताल सेवा के साथ ही एमबीबीएस और नर्सिंग की पढ़ाई भी होगी। एम्स दरभंगा में 125 एमबीबीएस की सीट और 60 नर्सिंग की सीट होंगी। दरभंगा में एम्स निर्माण से मिथिलांचल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस एम्स के बनने से उत्तर बिहार के करीब 22 जिले और बिहार से सटे नेपाल के तटीय क्षेत्रों के करोड़ों लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में एम्स के भूमि पूजन के साथ ही दरभंगा बाईपास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। इस दरभंगा बाईपास रेलवे स्टेशन के निर्माण पर 389 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस बाईपास स्टेशन के बनने से सीतामढ़ी, रक्सौल की तरफ से मधुबनी, झंझारपुर, सहरसा की तरफ जाने वाली ट्रेनों को दरभंगा जंक्शन पर आकर इंजन घुमाने का झंझट समाप्त हो जाएगा और समय की भी बचत होगी। इसके अलावा पीएम मोदी नए पुराने नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण की योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इससे मिथिलांचल और सीमांचल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ेगी। मिथिलांचल क्षेत्रों में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और बेहतर यातायात की सुविधा होने से इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जिससे इस क्षेत्र में विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार का दूसरा एम्स
दरभंगा के इसी जगह पर बनने जा रहा है। करीब 200 एकड़ में बनने वाले इस एम्स की कुल लागत करीब 1300 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ 750 बिस्तरों वाले इस एम्स के बन जाने से न केवल आसपास के लोगों को वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सुविधा मिलेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे। कैमरामैन आनंद के सब के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दरभंगा। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अपनी ओर से दिशा निर्देश तय करेगा। कोर्ट इनके जरिए सुनिश्चित करेगा कि अवैध निर्माण को हटाए जाने की इजाज़त देने वाले स्थानीय कानूनों का दुरुपयोग न हो और बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देने में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन भी हो। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि किसी को सजा देने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। किसी के घर को इसलिए नहीं ढाया जा सकता क्योंकि उस घर का कोई व्यक्ति किसी केस में आरोपी या दोषी है। राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में बुधवार सुबह सीजन के पहले कोहरे के साथ स्मॉग की मोटी चादर देखने को मिली, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है उस पर असर पड़ा। विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर तक पहुंचने से सड़क मार्ग से लेकर हवाई मार्ग पर इसका असर पड़ा है। सवेरे 6 बजे पालम हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। अन्य राज्यों में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी में कमी आई है। विभिन्न हवाई अड्डों पर दृश्यता 1000 मीटर से नीचे दर्ज की गई और इस बीच राजधानी में दृश्यता में कमी के साथ मौसम में ठंडक भी बढ़ गई। स्मॉग के चलते सुबह की सैर के लिए लोग कम संख्या में बाहर निकले। वहीं कई सप्ताह से दिल्ली में प्रदूषण का खराब स्तर बना हुआ है, जो राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए बेहद हानिकारक है। प्रदूषण के खराब स्तर के कारण धुंध की चादर छाई हुई है। दिल्ली के आयानगर में सबसे अधिक AQI 417 दर्ज किया गया। आनंद विहार में भी AQI 400 के करीब दर्ज किया गया। वहीं अलीपुर, अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मुंडका, पंजाबी बाग, सोनिया विहार में AQI 400 के करीब दर्ज किया गया है। और गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होने के कारण शहर पर धुंध की मोटी परत दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लंबे समय तक खराब AQI सांस संबंधित मरीजों के लिए खतरनाक होने के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यमुना नदी दिल्ली में प्रदूषण के कहर से जूझ रही है और आंकड़े ये बताते हैं कि यमुना का प्रदूषण स्तर इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है कि लोगों को जान से परहेज बरतने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना का मौजूदा हाल बहुत खतरनाक है। पानी का रंग काला हो गया है और सफ़ेद रंग की झाग ही झाग देखने को मिल रही है। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी की सतह पर जहरीला झाग तैर रहा है। आसमान में धुंध की परत भी दिखाई दे रही है क्योंकि हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 नवंबर तक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव का दौरा करने वाली हैं। इसी क्रम में राष्ट्रपति आज दादरा और नागर हवेली में सिलवासा स्थित नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगी। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत भी करेंगी। इसके बाद वो झंडा चौक स्कूल का उद्घाटन करेंगी और सिलवासा में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित भी। शाम को राष्ट्रपति INS खुखरी स्मारक भी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक 3 देशों की यात्रा करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना की यात्रा करेंगे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 16 से 17 नवंबर तक नाइजीरिया की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ब्राजील में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18 से 19 नवंबर के दौरान रियो डी जेनेरियो की यात्रा करेंगे और इस G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासिया लूला डे सिल्वा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई देशों के नेताओं से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर 19 से 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। गुयाना की यात्रा 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री गुयाना की संसद को संबोधित करेंगे। साथ ही गुयाना के जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। देर रात उनका विमान दिल्ली के पालम स्थित
वायुसेना स्टेशन पर उतरा। आज पहले दिन उनकी मुलाकात विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ होनी है। इस दौरान फैसल बिन फरहान भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। उनकी इस यात्रा से भारत सऊदी अरब के द्विपक्षीय रिश्तों में मजबूती आएगी। भारतीय शिक्षण मंडल के युवा आयाम द्वारा 15 से 17 नवंबर 2024 तक SGT विश्वविद्यालय गुरुग्राम में विजन फॉर विकसित भारत अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन विविभा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और योग गुरु बाबा रामदेव सहित देश के अनेकों विद्वान और इस त्रिदिवसीय शोधार्थी सम्मेलन के दौरान युवा शोधार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। आर्थिक रूप से खस्ताहाल पाकिस्तान को पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर से $7 अरब का बेल आउट पैकेज स्वीकृत किया गया। इससे पाकिस्तान को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन अब IMF की टीम ने अचानक पाकिस्तान पहुंचकर छापा मारा। माना जा रहा है कि टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान ऋण वापस करने लायक बचा भी है या नहीं। देखिए रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रतिनिधिमंडल अचानक पाकिस्तान क्या आया, देश में हड़कंप मच गया। इस दौरे को IMF टीम के छापे के तौर पर देखा जा रहा है। टीम पाकिस्तान के बही खाते खंगालकर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान ऋण वापस करने लायक बचा भी है या नहीं। दरअसल सितंबर में IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब का बेल आउट पैकेज स्वीकृत किया है। इसके बदले पाकिस्तान को कठिन आर्थिक सुधारों की श्रृंखला लागू करनी है। IMF को 6 महीने के बाद समीक्षा करनी थी कि सुधारों को कितना लागू किया गया, लेकिन IMF की टीम 6 सप्ताह बाद ही बही खाते देखने पहुंच गई। दरअसल IMF के कान पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब के एक बयान से खड़े हो गए। उन्होंने कहा था कि देश दान पर नहीं चलते। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने स्वीकार किया था कि अब कोई मित्र देश न तो पाकिस्तान को ऋण देने को तैयार है और न ही ऋण वापसी की मोहलत देने को राजी है। IMF को आशंका है कि पाकिस्तान आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार है। टैक्स दायरा बढ़ाने और अतिरिक्त कर जैसे सुधारों पर अब तक अमल नहीं हुआ है। सऊदी अरब और चीन जैसे देश अब उसे और ऋण नहीं देंगे। उधर पाकिस्तान सरकार कह रही है कि देश की आर्थिक दशा बेहतर हो रही है। पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और भारी टैक्स से जूझ रही जनता अतिरिक्त कर का बोझ उठाने लायक नहीं बची है और न ही कोई देश पाकिस्तान को उधार देने को तैयार है। अब तक IMF से 25 बार पैकेज ले चुका पाकिस्तान अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां आर्थिक हालात बेहतर न हुए तो उसे दिवालिया होने से बचाना मुश्किल होगा। दुनिया भर में औसत मासिक तापमान अत्यधिक बढ़ने की वजह से 2024 की अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहने की आशंका है। COP29 सम्मेलन के दौरान जारी विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट में कहा गया कि महत्वाकांक्षी पेरिस समझौता गंभीर खतरे में है। पेरिस समझौते का लक्ष्य धरती की सतह के दीर्घकालिक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना है। समझौते में इस तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के प्रयासों पर बल दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2024 का जो दशक है वो सबसे गर्म रहने का अनुमान है और इसकी वजह ग्लेशियर से बर्फ पिघलने, समुद्र का जल स्तर बढ़ने और महासागरों का पानी गर्म होने की घटनाओं में बढ़ोतरी है। विश्व मौसम विभाग की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में तापमान में किसी तरह की वृद्धि पर ध्यान देना आवश्यक है और तापमान में अतिरिक्त वृद्धि प्राकृतिक आपदाओं, उनके दुष्प्रभावों और जोखिमों को बढ़ाती है। साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित माने जाने वाला बुकर पुरस्कार साल 2024 के लिए ब्रिटिश लेखिका समांथा हार्वे को दिया जाएगा। उन्हें ये पुरस्कार उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया जाएगा। हार्वे की ऑर्बिटल में जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और इटली के 2 पुरुषों और 4 महिलाओं की कहानी है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं। वहीं उन सभी लोगों को ये समर्पित ये अवार्ड वो कर रही हैं जो पृथ्वी के पक्ष में बोलते हैं और शांति के पक्ष में काम करते हैं। दक्षिण अमेरिका देश चिली के
क्विलपुए में लगी जंगल की आग की वजह से स्थानीय अग्निशमन विभागों को सक्रिय होना पड़ा और राष्ट्रीय आपदा निवारण और प्रतिक्रिया सेवा सेनाप्रेड ने लोगों को निकालने के लिए अलर्ट भी जारी किया है। राष्ट्रीय वानिकी निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार क्विलपुए और विला अल्मेना नगर पालिकाओं में आग ने पहले ही 40 हेक्टेयर वनस्पति को नष्ट किया। हालांकि सेनाप्रेड ने क्षेत्र में रेड अलर्ट घोषित किया और अग्निशमन गाड़ियां, विमान, कमांड पोस्ट तैनात कर दिया। अधिकारियों ने क्विलपुए में फंडो लॉस मॉल्स, लॉस पेरालॉस और ट्रैंकेलॉस मोल्स के लोगों से भी क्षेत्र खाली करने का अनुरोध किया। वालपायरसो क्षेत्र में उच्च तापमान और तेज हवाओं की वजह से स्थिति खराब है। और अब बात बैंकिंग की। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान सरकारी बैंकों के शुद्ध लाभ में 26% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा उनका कारोबार भी बढ़ा है, जबकि एनपीए में गिरावट आई। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों का कुल कारोबार अप्रैल-सितंबर के दौरान 236 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें सालाना आधार पर 11% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 6 महीनों के दौरान उनके ऋण में सालाना आधार पर करीब 13% की वृद्धि हुई है और ये 102 लाख करोड़ रुपए रहा। इस दौरान सरकारी बैंकों या फिर जमा पोर्टफोलियोज की अगर हम बात करें तो वो 9.5% बढ़कर 133 लाख करोड़ पर पहुंच गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 मैच की टेस्ट जो T20 सीरीज है, इसका तीसरा मुकाबला आज सेंचुरियन में खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर दोनों ही टीमें पूरी तरह तैयार हैं। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और तीसरा मुकाबला जीत दोनों टीमों की कोशिश मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने पर रहेगी। पहले मुकाबले को जीतने के बाद दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिली थी और ऐसे में सूर्य कुमार एंड कंपनी उस हार से सबक लेकर तीसरे T20 को अपने नाम करना चाहेगी। महिलाओं के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने कोरिया को 3-2 से हरा दिया। भारत के लिए मैच का पहला गोल 30वें मिनट में संगीता कुमारी ने किया। वहीं दूसरा गोल 20वें मिनट में दीपिका की तरफ से आया। हाफ टाइम तक भारतीय टीम 2-0 से आगे थी। हालांकि तीसरे क्वार्टर में कोरिया की टीम ने 2 गोल करने में कामयाबी पाई और स्कोर 2-2 की बराबरी पर ला दिया। चौथे क्वार्टर के अंतिम पलों में दीपिका ने भारत का तीसरा और विजयी गोल किया। ये प्रतियोगिता जो थी उसमें भारत लगातार दूसरी जीत हासिल कर चुकी है और इससे पहले भारत ने अपने मैच में मलेशिया को 4-0 से हराया। भारत का अगला मुकाबला थाईलैंड के साथ 14 नवंबर को है। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज़ की खबरें, अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं और ये सब वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।